नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे बड़ी खबर का हम जिक्र करेंगे। हरीश रावत आखिर विश्राम लेने की क्यों सोच रहे हैं? अभी तक तो राजनीति में सक्रिय थे और उनके विश्राम लेने जैसे शब्द का इस्तेमाल और ट्वीट करने के बाद कैप्टन अमरिंदर आखिर क्यों कटाक्ष कर रहे हैं कि जो बोवोगे वही पाओगे। विस्तार से खबर मैं आपको इस वक्त बताती हूं कि उत्तराखंड में फिलहाल क्या हलचल है और दिल्ली कैसे फिलहाल इस मसले को लेकर संजीदा, यानी आला कमान राहुल गांधी, सोनिया गांधी उत्तराखंड के पूर्व सीएम हैं और कांग्रेस के बड़े लीडर में शुमार है हरीश रावत, और उन्होंने क्या ट्वीट किया, विश्राम जैसे शब्द का इस्तेमाल किया और इस बयान की गूंज दिल्ली तक पहुंची है। एक दिन पहले हरीश रावत ने एक ट्वीट के जरिए अपनी ही पार्टी के संगठन पर सवाल उठा दिए। उन्होंने ट्वीट कर पार्टी नेताओं पर प्रचार के दौरान सहयोग नहीं करने और मुंह फेर कर खड़े होने का आरोप लगाया, जिसके बाद दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान हरकत में है और उत्तराखंड कांग्रेस में सभी बड़े नेताओं को दिल्ली तलब कर दिया गया है। खबर तो यह भी है कि हरीश रावत, उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदयाल, प्रीतम सिंह आज शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे और कल कांग्रेस आलाकमान उत्तराखंड के हालात पर चर्चा भी करने वाली है। इस बैठक से पहले उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने एक बयान जारी कर कहा है कि हरीश रावत को मना लिया जाएगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि चल क्या रहा है। दरअसल चल ये रहा है कि पार्टी में पहले से ही दो फाड़ की स्थिति है उत्तराखंड में। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल, इनकी तमाम खींचतान की बातें या सत्ता को लेकर जो दोनों के बीच आप तकरार कह सकते हैं, वो तमाम बातें दिल्ली तक पहुंची है। कई बार बीच बचाव मान मनोबल किया गया है। उस वक्त तक हरीश रावत क्या कर रहे थे, वो पंजाब में सब कुछ मैनेज कर रहे थे और यही वजह है कि कैप्टन अमरिंदर का जो रुख एकदम बहुत ही कड़ा हो चुका है इनको लेकर। इसके पीछे वजह ही है क्योंकि सिद्धू को फ्रंट पे लाना और इसके अलावा चन्नी को सीएम बनाना, इसमें बड़ी भूमिका हरीश रावत की हुई है। लेकिन इन सबके बाद पंजाब से वो कहां पहुंचे, उत्तराखंड। लेकिन उसी राज्य में फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है, यह हम आपको बता रहे हैं। और अब आपको कांग्रेस नेता हरीश रावत का वो ट्वीट दिखाते हैं जिसकी वजह से कांग्रेस आलाकमान सावधान होता नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने एक दिन पहले की अपनी ट्वीट में लिखा था कि चुनाव रूपी समंदर को तैरना है, सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर करके खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समंदर में तैरना है, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। समझिए इस मामले को, क्या क्या बड़ी बातें कह रहे हैं। जिनके आदेश पर तैरना है, सबसे मेन लाइन यही है, जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पैर बांध रहे हैं। यह कहा है हरीश रावत ने अपने ट्वीट के जरिए। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। लेकिन ये किसके लिए मगरमच्छ शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, सवाल यही है। उत्तराखंड कांग्रेस में विवाद छिड़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभारी देवेंद्र यादव को लेकर तमाम बातें हो रही हैं, दूसरे बड़े नेताओं को लेकर बातें हो रही हैं। हरीश रावत, प्रीतम गुट साफ साफ कांग्रेस में है, तो क्या प्रीतम सिंह गुट यहां पर कोई बड़ी राजनीति देख रहा है? मेरे साथ खुद नेता विपक्ष प्रीतम सिंह मौजूद हैं। बातें आ रही कि बड़े नेता शामिल हैं, बीजेपी साजिश कर रही है, हरीश रावत को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते। आप भी उस गुट के दूसरे गुट के नेता आप ही हैं? देखिए, मेरा कोई गुट नहीं है। मैं तो सोनिया जी, राहुल जी में आस्था रखने वाला व्यक्ति हूँ। कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मुझे जो जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष की सौंपी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ। हरीश रावत जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मैं समझता हूँ कि वो जो है इन परिस्थितियों में जो है कांग्रेस को आगे ले जाने का काम करेंगे। जिस तरह झगड़े सामने आ रहे हैं, खुलकर सुरेंद्र अग्रवाल कह रहे हैं कि बड़े नेता बीजेपी के साथ शामिल है, देवेंद्र यादव खुद यहाँ पर पूरा डैमेज करना चाहते हैं। प्रभारी, आपको लगता है प्रभारी की पोजीशन को आप क्या देखते हैं? देखिए, प्रभारी जी की नियुक्ति जो है राहुल जी ने की है और प्रभारी जी ने यहाँ आकर के कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया और मैं कह सकता हूँ कि जब से वो आए हैं लगातार जो है उन्होंने प्रदेश में कार्य। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गणेश जी, आपका स्वागत है। सवाल सीधा सा है कि हरीश रावत इतने तीखे कैसे हो गए? अचानक से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और सीधे विश्राम लेने की बात कह रहे हैं। नहीं, पहली बात यह है कि वो कोई पीछे नहीं हटे हैं। हाँ। और उनके नेतृत्व में हम 2022 का विधानसभा चुनाव फतह करेंगे, इसमें कोई शक और शुबहा नहीं होना चाहिए। उन्होंने संगठन को लेकर कुछ बातें कही हैं। हाँ। जिन बातों का निराकरण करने की प्रक्रिया गतिमान है और वो
वो बातें बहुत जल्दी 2-3 दिन में उन बातों को भी ठीक कर लिया जाएगा। गणेश जी, हमें जो खबर मिल रही है या जो है। वहां की सच्चाई है उसके मुताबिक हमें यही पता है कि वहां सब कुछ उनके मुताबिक ही हुआ है, यानी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो, संगठन को मजबूत करना हो, जिन जिन चेहरे का चुनाव हो। लेकिन अगर इस तरीके से अगर वो ट्वीट कर रहे हैं, अगर विश्राम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जरूर कोई ना कोई बात है। किस शब्द का? उन्होंने कहा कि अब वक्त हो गया है कि हरीश रावत आप विश्राम ले लीजिए। इसका मतलब राजनीति में संन्यास लेना भी होता है। नहीं, तो ऐसा नहीं है ना कि पार्टी को उनकी इच्छा है, अगर उनकी इच्छा विश्राम की है तो ऐसा नहीं चलेगा कि ऐसे समय में जबकि पार्टी को उनके सबसे ज्यादा आवश्यकता है और विश्राम की सोचें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैंने कहा ना कि कुछ दिक्कतें हैं, संगठन में कुछ दिक्कतें हैं, उनको ठीक कर लिया जाएगा। दिक्कतें कहाँ है? एक बयान में यहाँ पे कोट करना चाहूंगी गणेश जी, प्रीतम जी का बयान अभी मैं अपने दर्शकों को सुनवा चुकी हूँ। उनका सीधा सीधा कहना है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी हमारे नेता है, तो क्या हरीश रावत उनके नेता नहीं है? ये क्यों बातें आ रही? ये तो आपको उनसे ही पूछना चाहिए था जब उन्होंने कहा होगा। मैं तो जानता हूँ, जहां तक प्रीतम सिंह जी को मैं जानता हूँ, वो हरीश रावत जी को भी अपना नेता मानते हैं। तो आप एक्चुअली प्रदेश की जिम्मेदारी, प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी आपके कंधे पे है। अगर कोई नेता इस तरीके से बयान देता है तो स्वाभाविक है कि हम आपसे भी पूछेंगे। हरीश रावत जी भी हमारे नेता हैं, प्रीतम सिंह जी भी हमारे नेता हैं। चलिए, वक्त का इंतजार रहेगा कि कब तक दिल्ली में सारी बातें ये क्लियर होती है। फिलहाल बातचीत के लिए शुक्रिया। तो बड़ी बातें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि फिलहाल चल क्या रहा है, किस तरीके से माहौल बना हुआ है और क्या स्थिति बनी हुई है। हरीश रावत आखिर नाराज क्यों है? हरीश रावत के बयान पर उत्तराखंड कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व सब कुछ देख रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस में विवाद छिड़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभारी देवेंद्र यादव को लेकर तमाम बातें हो रही हैं, दूसरे बड़े नेताओं को लेकर बातें हो रही हैं। हरीश रावत प्रीतम गुट साफ साफ कांग्रेस में है, तो क्या प्रीतम सिंह गुट यहां पर कोई बड़ी राजनीति देख रहा है? मेरे साथ खुद नेता विपक्ष प्रीतम सिंह मौजूद हैं। बातें आ रही कि बड़े नेता शामिल हैं, बीजेपी साजिश कर रही है, हरीश रावत को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते। आप भी उस गुट के दूसरे गुट के नेता आप ही हैं? देखिए, मेरा कोई गुट नहीं है। मैं तो सोनिया जी, राहुल जी में आस्था रखने वाला व्यक्ति हूँ। कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मुझे जो जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष की सौंपी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ। हरीश रावत जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मैं समझता हूँ कि वो जो है इन परिस्थितियों में जो है कांग्रेस को आगे ले जाने का काम करेंगे। बस जिस तरह झगड़े सामने आ रहे हैं, खुलकर सुरेंद्र अग्रवाल कह रहे हैं कि बड़े नेता बीजेपी के साथ शामिल है, देवेंद्र यादव खुद यहाँ पर पूरा डैमेज करना चाहते हैं। प्रभारी, आपको लगता है प्रभारी की पोजीशन को आप क्या देखते हैं? देखिए, प्रभारी जी की नियुक्ति जो है राहुल जी ने की है और प्रभारी जी ने यहाँ आकर के कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया और मैं कह सकता हूँ कि जब से वो आए हैं लगातार जो है उन्होंने प्रदेश में कार्यक्रम दिए, तदनुसार जो हम सब लोग बढ़े हैं। अब किसी ने कोई बात कह दी, मैं समझता हूँ कि सार्वजनिक तौर पर ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। बाकी जो है राष्ट्रीय नेतृत्व जो है सब चीजें देखने का काम करे। ये झगड़ा सुना दिल्ली भी जा रहा है, आप लोगों को दिल्ली बुलाया गया? नहीं, ऐसा दिल्ली झगड़े वाली बात नहीं है। तो प्रीतम सिंह की बातों से भी बहुत कुछ समझ आ रहा है। हरीश रावत के बयान पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने क्या ट्वीट किया, आप देखिए। तो हम वो भी बड़ी बातें बताते हैं। उन्होंने क्या कहा? मनीष तिवारी का ट्वीट ये कहता है कि पहले असम, फिर पंजाब और अब उत्तराखंड, भोग पूरा ही पाएंगे, कसर ना रह जाए कोई। इस तरीके से मनीष तिवारी ने ट्वीट किया है। हरीश रावत की पार्टी के संगठन पर सवाल उठाते ही कांग्रेस आलाकमान में खलबली मच चुकी है। सूत्रों की माने तो पार्टी उनकी नाराजगी जल्द दूर करने की कोशिश में है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक हरीश रावत राज्य के प्रभारी देवेंद्र यादव से भी नाराज चल रहे हैं, खफा उनसे भी है। इसकी वजह है दूसरे खेमे को ज्यादा तरजीह देना। सूत्रों के हवाले से तो खबर यह भी मिल रही है कि नाराजगी दूर नहीं होने पर हरीश रावत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में भी विश्राम शब्द का जिक्र किया है, जिससे बहुत कुछ साफ नजर आ रहा है। लेकिन यह हो सकता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकता है कि वो चाहते हैं कि अब उनके मन मुताबिक राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी उस तरीके से तब्दीलियां करे उत्तराखंड में। हरीश रावत के सलाहकार सुरेंद्र कुमार ने भी संगठन का सहयोग नहीं मिलने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव को निशाने पर ले लिया है। मैं स्वयं एक राज्य आंदोलनकारी हूं। मुझको भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच से उतार दिया गया और
प्रभारी जी के संज्ञान में है, और प्रभारी जी यदि कोई कार्रवाई नहीं करते तो निश्चित रूप से जो भाजपा की साजिश है किसी भी तरह से हरीश रावत जी को रोकना है, तो लगता है कि प्रभारी महोदय भी उस साजिश का हिस्सा बन गए। हमें उम्मीद है कि प्रभारी जी संज्ञान लेंगे और जो वापसी कांग्रेस की होने वाली है उस वापसी में वो बाधा नहीं बनेगी। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जिस तरह हरीश रावत अपना दर्द बयां कर रहे हैं, उन्हें विश्राम कर ही लेना चाहिए। देखिए, मैं तो यदि ये कहूं कि हरीश रावत जी जिस तरह अपना दर्द बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए निश्चित है कि उन्हें विश्राम कर लेना चाहिए। हरीश रावत के बयान के बाद विपक्षी खेमे को बैठे बिठाए मुद्दा मिला है। हरीश रावत के बयान के बहाने बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी ने कांग्रेस आलाकमान के रवैये पर सवाल उठाए हैं। पूरी बिखरी हुई पार्टी है, इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व भी कमजोर है, प्रदेश में नेतृत्व है ही नहीं। हरीश रावत जी का हमेशा से बहुत ही विध्वंसात्मक उनका हमेशा रवैया रहा है। उन्होंने तिवारी जी को, सतपाल महाराज जी को, विजय बहुगुणा को, किसी को चलने नहीं दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने हमेशा उन्हीं को नेतृत्व दिया। तो जब केंद्र की सरकार ने, केंद्र की उनके पार्टी ने, तो जब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनमें इतना विश्वास करके बड़े बड़े नेताओं को पीछे करके उनको आगे किया, तो अब क्या कारण है कि उनको पीछे कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कहीं ऐसे ही हालात ना बन जाएं, इसलिए हम आपको सजग करने, आपको सचेत करने आज यहां राजीव चौक आप पहुंचे हैं, क्योंकि कोरोना के आंकड़े जिस तरीके से अब एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, उसकी दहशत बढ़ने लगी है, उसकी तस्वीर आपको दिखाने यहाँ पहुंचे हैं ताकि आप सावधानी पूरे ढंग से बरतें। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन गणेश से बोलूँ तो पीछे की तस्वीर आपको दिखाती हूँ। ये तमाम ऐसे लोग हैं, युवा जिनको कहते हैं, देश का भविष्य जिनको कहा जाता है। इनसे सवाल भी होंगे और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी ये लोग बिना मास्क के चेहरे आप इस वक्त देख सकते हैं, इनसे सवाल जरूर किए जाएंगे। मैडम से पूछती हूँ, मैडम का मास्क अभी तक नीचे था नाक के, लेकिन अभी चढ़ गया ऊपर, साइज कम हो गया इसका, कि क्या दिक्कत है? वो मैडम हाँ, वो मैडम नीचे गिर गया। अभी देखिए किसी के पास कोई जवाब यहाँ नहीं होगा। ये भाई साहब बैठे हैं, आपका मास्क ऊपर क्यों नहीं है? मास्क छोटा हो गया है, नाक के ऊपर क्यों नहीं चढ़ पा रहा है? अरे किसी सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई सांस की प्रॉब्लम तब ज्यादा हो जाएगी जब आपका कोरोना हो जाएगा, इसलिए अभी इससे सावधानी अगर बरतेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और तमाम चेहरे अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है और यहाँ से सुबह सुबह का ये वक्त है जब ऑफिस के लिए, दफ्तर के लिए और अपने जरूरी कामकाज के लिए लोग इधर उधर निकल रहे हैं, लेकिन इनमें भी कई चेहरे आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जिनके मुंह से मास्क नदारत है। अगर इन मैडम से मैं पूछूं, मैम आपका मास्क नाक से नीचे क्यों है? मैम सांस फूल के सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ, सांस ले लूं। सांस तब और फूलेगी जब आपको कोरोना हो जाएगा और फेफड़े को नुकसान जरूर आपके पहुंचेगा। और तमाम चेहरे आप देखिए, अभी भी कई लोग निकल रहे हैं, हालांकि ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क जरूर अपने नाक पर चढ़ा रखा है, लेकिन अगर ये सावधानी नहीं बरती गई, मास्क नहीं लगाया गया या फिर अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया तो स्थितियां और ज्यादा बद से बदतर होती जाएंगी। लेकिन दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी धीरे धीरे करके कोरोना की दहशत बढ़ती जा रही है। कल ही नए कुछ ओमिक्रॉन के केसेस आए हैं, LNJP अस्पताल में उन मरीजों को भर्ती भी कराया गया है और साथ साथ दिल्ली सरकार ने भी अब सख्ती बरत दी है। देखिए त्योहार आने वाले हैं, क्रिसमस का समय है, न्यू ईयर का वक्त है, ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। तो दिल्ली सरकार ने तमाम जो आयोजन होंगे न्यू ईयर के टाइम पर, उस जश्न में थोड़ा फीकापन जरूर इस बार रहने वाला है, क्योंकि कई आयोजनों पर रोक इस वक्त दिल्ली सरकार की ओर से लगा दी गई है। साथ साथ 11 बजे आज सचिवालय में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक समीक्षा बैठक भी करेंगे, उसमें तमाम आला अधिकारी उस वक्त उनके साथ मौजूद होंगे। और अब आगे क्या फैसला उनके द्वारा लिया जाता है, क्या सख्ती बढ़ानी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि नया साल शुरू होने वाला है, उसकी शुरुआत होने वाली है, ऐसे में कहीं हम तीसरी लहर की चपेट में ना आ जाएं, उसके लिए एक समीक्षा बैठक आज खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सचिवालय में करेंगे। तमाम आला अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उनके साथ उस वक्त मौजूद होंगे। साथ साथ कई सख्तियां और भी बढ़ाई गई हैं, सोशल नियमों का पालन करना ही है और जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको भी ये कह दिया गया है कि दिन भर में जो भी उनके यहाँ हालात बन रहे हैं उसकी रिपोर्ट सीधे वो सीएम को सौंपें। और 2 तस्वीरें इस वक्त आप जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भी इस बात का साफ इशारा कर रही है कि किस तरीके से लापरवाही देखिए बढ़ती जा रही है लोगों के द्वारा। सरोजिनी नगर और लाजपत नगर 2 मार्केट हैं, प्रमुख मार्केट मानी जाती है दिल्ली की, और उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। ये भीड़ से ही बचना है और इसीलिए लोगों को सजग करने की पूरी कोशिश की जा रही है। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज शाम
6:30 बजे एक मीटिंग करेंगे और इसी की समीक्षा बैठक होगी कोरोना की कि आखिर वैक्सीनेशन नीति में किसी तरीके के कोई बदलाव करने की जरूरत है या फिर नहीं, बच्चों को लेकर किस तरीके की सावधानी बरती जाए, क्योंकि देखिए क्रिसमस का त्योहार सामने है और साथ साथ 31 अगस्त यानी कि न्यू ईयर का सीजन भी चल रहा है। ऐसे में लोग किसी तरीके की लापरवाही ना बरतें, तो उसके लिए क्या सख्त कदम आगे उठाने की जरूरत है या फिर नहीं, इसको लेकर आज एक बैठक होने वाली है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी इस वक्त उनके साथ शाम 6:30 बजे मौजूद रहेंगे। उसमें क्या फैसला लिया जाना है ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि देखिए दूसरी लहर हमने झेली थी, हमने उस वक्त की भी तस्वीरें देखी थी और किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है या फिर वो वक्त दूसरी लहर का याद दिलाने की कोई भी जरूरत नहीं है और वैसी तस्वीर फिर से ना देखने को मिले, इसलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। तो लगातार दहशत बढ़ती जा रही है कोरोना की और साथ साथ अरविंद केजरीवाल आज 11 बजे मीटिंग भी करेंगे सचिवालय में। तमाम आला अधिकारी उस वक्त उनके साथ मौजूद होंगे, क्योंकि देखिए दिल्ली में धीरे धीरे दहशत बढ़ती जा रही है। 50 से भी ज्यादा ऐसे केसेस हैं जो ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती भी कराए गए हैं। ऐसे में अब सख्त नियम ही एकमात्र उपाय बचा है, क्योंकि लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि त्योहारों का सीजन है, क्रिसमस आने वाला है, साथ साथ न्यू ईयर भी आने वाला है। ऐसे में 50% लोग ही अब केवल रेस्टोरेंट और मॉल्स में जा पाएंगे। मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के जितने भी गाइडलाइंस हैं उनको लेकर भी सख्त नियम अब बनाने के लिए कह दिया गया है तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिल्ली सरकार की ओर से। और साथ साथ बंगाल में भी इसी तरीके की दहशत फैलती हुई सभी राज्यों में देखने को मिल रही है। बंगाल की अगर बात करें तो वहां पर भी धीरे धीरे ओमिक्रॉन अपने पैर पसारता जा रहा है, इसलिए लोगों को सख्त हिदायत दी गई है राज्य सरकार द्वारा कि वो तमाम कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें, चाहे मास्क लगाना हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग करना हो, उन तमाम नियमों का वो पालन करें ताकि तीसरी लहर किसी भी तरीके से आने ना पाए, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जिस वक्त लोग जश्न मनाते हैं क्योंकि नया साल आने वाला है। और ऐसे में सख्ती भी अब बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार, तमाम राज्य सरकारें सचेत हो गई हैं। साथ साथ केंद्र सरकार ने भी सभी राज्य सरकारों को हिदायत दी है और वॉर रूम्स तैयार करने के लिए बोला है, यानी कि तमाम व्यवस्थाएं बेड्स की अगर करनी हो या फिर ऑक्सीजन की करनी हो वो कर सके। अब आप वेस्ट बंगाल की तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा सरकार ने भी तमाम तरीके के नियम कानून में कुछ बदलाव जरूर किए हैं और साथ साथ सख्ती भी बढ़ा दी गई है वहां पर। और वहां पर एक अच्छा नियम ये लागू किया गया है कि जो भी लोग अगर उन्होंने दूसरी डोज वैक्सीनेशन की नहीं लगाई होगी या फिर वो अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाएंगे तो सार्वजनिक जगह यानी कि पब्लिक प्लेसेस पे उनका आना जाना 1 जनवरी 1 तारीख से यानी कि नए साल की शुरुआत से बंद हो जाएगा। जनवरी 2022 से जिस व्यक्ति ने कोविड की दोनों वैक्सीनेशन की डोज नहीं ले रखी होगी उसको मैरिज पैलेस, रेस्टोरेंट, होटल, दफ्तर, बैंक या कोई भी ऐसी जगह जहां पर ज़्यादा लोग होते हैं उसको प्रवेश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो पश्चिम बंगाल का हाल आपने देख लिया, हरियाणा का हमने आपको हाल बताया, वहां पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। साथ साथ मुंबई की अगर बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भी कल 1201 केसेस सामने आए हैं, जिसने दहशत अब वहां पर बढ़ा दी है। 60 से भी ऐसे ज्यादा मरीज हैं जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में सख्ती बढ़ाना बेहद जरूरी हो गया है। साथ साथ बीएमसी ने खास तरीके की तैयारियां की हैं। दूसरी लहर में भी बीएमसी ने काफी सारी तैयारियां की थी, लेकिन इस बार और एडवांस तरीके से अब उनकी ओर से तैयारियां की जा रही हैं। 50% ही लोग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स में जा सकेंगे और साथ साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद अहम बना दिया गया है। शादियों में अगर कोई जा रहा है तो शादी में केवल 200 लोग ही आ सकते हैं और अगर उससे ज्यादा लोगों को आना है तो उनको बीएमसी से अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी कि देखिए जिस तरीके से लगातार अब पांव पसार रहा है कोरोना धीरे धीरे सभी राज्यों में, ओमिक्रॉन की दहशत है। ऐसे में ये सख्त कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया है। हमने 2 तरह की इन ऐसे मामलों से निपटने के लिए हमने 2 तरह की तैयारी की है। एक प्रिवेंटिव मेजर्स हमने किए हैं और दूसरी पेशेंट को एडमिट करके उनको इलाज करने की भी तैयारी हमने करी है। कल जो गाइडलाइन निकाली है उसमें हमने ये डाला है कि अगर इस एक हॉल में या एक मैदान में 200 से ऊपर अगर लोग होते हैं तो उसको अनुमति लेना ज़रूरी रहेगी। हमारे जो वार्ड ऑफिसर है, जो प्रभाग अधिकारी है, उनकी अनुमति लेनी होगी। वो विजिट करेंगे, उसका साइट का जायज़ा लेंगे, उसका एरिया का जायज़ा लेंगे, उसकी कैपेसिटी का मोजमाप करेंगे और उसके बाद में कितने लोग वहाँ पे आ सकते हैं ज़्यादा में ज़्यादा, इसका अनुमान लगाकर आयोजकों ने जो परमिशन मांगी है उस पर
देना या नहीं देना वो तय करेंगे। तो युद्ध स्तर पर सभी राज्य तैयारी कर रहे हैं ताकि कोरोना की तीसरी लहर किसी भी तरीके से उससे बचा जा सके, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके, क्योंकि दूसरी लहर में जो स्थितियां बनी थी हम सब ने वो देखा था और इसीलिए तीसरी लहर से ये बचाव है, इसीलिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब सरकार ने भी बेहद अहम कदम उठाया है। पंजाब सरकार ने अपने तमाम कर्मचारियों से कहा है कि वो अपनी दूसरी डोज का जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो दिखाएं, उसी के बाद ही उनका जो वेतन है उनको सैलरी दी जाएगी। यानी अगर उनके कर्मचारियों ने, पंजाब सरकार के कर्मचारियों ने अगर दोनों डोज वैक्सीन की नहीं लगाई हैं, ऐसे में उनको वेतन भी नहीं मिलने वाला है इस बार। इसलिए उनके लिए बेहद जरूरी है कि वो दोनों डोज वैक्सीनेशन लगाएं। और लगातार हम भी अपने दर्शकों से इसी बात की अपील करते आए हैं कि तमाम जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें, वैक्सीनेशन की दूसरी डोज जरूर लगाएं, क्योंकि अब ज्यादातर राज्य सख्ती बरतने पर आ गए हैं और सख्ती अगर बरती जाएगी तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि जिन्होंने दोनों डोज वैक्सीन की लगाई है, जिस तरीके से पंजाब सरकार ने नियम लागू कर दिया है अपने कर्मचारियों के लिए कि अगर दोनों ही डोज उनको वैक्सीन की लगी है तभी उनको उनका वेतन रिलीज किया जाएगा, यानी कि उनको सैलरी तभी मिल पाएगी जब वो अपनी दोनों डोज की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उनको दिखाएंगे। इसीलिए लगातार हम भी आपसे अपील करते हैं कि मास्क जरूर लगाएं, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का जो नियम है उसको बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जिस तरीके से दहशत अब फैलती जा रही है कोरोना की, एक बार फिर से उसने सबको अब सजग कर दिया गया है। और साथ साथ आपको ये भी बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जो तमिलनाडु से सामने आ रही है, 34 ओमिक्रॉन के नए मामले वहां पर दर्ज किए गए हैं। बेहद चिंता का विषय बनता जा रहा है, तमाम राज्य इसको लेकर पहले ही सतर्क हो गए हैं। और बड़ी खबर जो अब हम आपको बता रहे हैं वो है तमिलनाडु से, जहां पर 34 केस ओमिक्रॉन के इस वक्त सामने आ चुके हैं और अब प्रशासन और सरकार की चिंता बढ़नी बिल्कुल तय है, क्योंकि देखिए लगातार 34 कुल मिलाकर अब 34 केस वहां पर ओमिक्रॉन के बढ़ चुके हैं, यानी कि दहशत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और रवि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। रवि, और क्या जानकारी निकल कर सामने आ पा रही है, क्या तैयारियां हो रही हैं वहां पर? सरकार की तरफ से लगातार यह कोशिश की जा रही है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनका सबसे पहले टेस्ट कराया जाए। टेस्ट करने के बाद अगर वो पॉजिटिव केस हैं तो उनका जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए पता चलता है कि जो पॉजिटिव केस है उसमें कौन सा वेरिएंट है, ओमिक्रॉन है, डेल्टा है या दूसरा वेरिएंट है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देश के तमाम राज्यों में 16 राज्यों में कोरोना के जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो फैल चुका है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और राज्य सरकार तो अपनी तरफ से, यानी कि प्रशासन और सरकार भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, मुस्तैदी बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखिए 34 कुल केस अब हो गए हैं ओमिक्रॉन के तमिलनाडु में, जो बेहद वाकई चिंता का विषय है। विकास नहीं रुकने देंगे। हम इस वक्त बनारस में मौजूद हैं और इस बनारस की कहानी आपको बताएं और आज हम किस तरह से यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की एक बड़ी रैली यहाँ पर होने वाली है और साथ ही कई 22 योजनाओं की सौगात आज पूर्वांचल के लोगों को, बनारस के लोगों को, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को प्रधानमंत्री देने वाले हैं। उनके बारे में बताऊं, लेकिन उससे पहले जरा इस वक्त मैं सभा स्थल पर मौजूद हूँ जहाँ पर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने वाला है। और देखिए कुर्सियां इस वक्त लग चुकी हैं और कुर्सियों को साफ करने का काम किया जा रहा है और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की हर कोशिश यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस मौजूद है वो कर रही है। और साथ ही साथ देखिए एक मैं सूरज से कहूंगी, सूरज अपने एक दूसरी तरफ का हिस्सा दिखाइए जहाँ पर पुलिस फोर्स लगातार तैनात है और इन व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कवायद करने में लगी हुई है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को फिर से बहुत सारी सौगातें देने वाले हैं। पीएम मोदी के 27 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन वो करने वाले हैं। 27 परियोजनाएं करीब 2100 करोड़ की लागत से बनेंगी और इन लागत के साथ ही बता दें कि पूर्वांचल के प्रति प्रधानमंत्री का जो लगाव है वो हमने बीते देखा है कई दिनों में। और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का आज का जो ये खास तौर पर कार्यक्रम है वो अपने आप में बेहद अहम हो जा रहा है, क्योंकि मंच पर आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। मंच पर बनास डेयरी वहां पर लगाया गया है। खास तौर पर कानपुर और लखनऊ के बाद ये तीसरा प्लांट होगा अमूल का जो यहाँ पर लगने जा रहा है और इसका जो शुरुआत है, इसका जो उद्घाटन कार्यक्रम है वो आज यहाँ पर आयोजित किया गया है करखिया गांव में। और यहाँ पर बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं और इन तैयारियों को देखते हुए आप ये समझिए कि किस तरह से लगातार पूर्वांचल के विकास की शपथ प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने ले रखी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिन के अंदर दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं और आज वो बनास डेयरी प्लांट का शिलान्यास करने वाले हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में देखिए कि प्रधानमंत्री बनास डेयरी के अलावा 27 अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास या फिर उनका लोकार्पण करने वाले हैं। लोकार्पण उन परियोजनाओं का होगा जो पहले से चल रही हैं, जिनका काम पूरा हो गया, उसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। और बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका वो आज शिलान्यास करने वाले हैं। उन्हीं में से एक है दुग्ध क्रांति की तरफ पूर्वांचल को ले जाने वाली योजना बनास डेयरी प्लांट का शिलान्यास। देखिए ये जो तस्वीर लगी है गायों की, वहां पर लिखा हुआ है पूर्वांचल दुग्ध क्रांति की ओर। यानी इस मंच से प्रधानमंत्री पूर्वांचल के किसानों को डेयरी उत्पाद में काम करने वाले लोगों को संदेश देंगे। कहा यह जा रहा है कि ये जो बनास डेयरी का जिसका यहाँ पर शिलान्यास होने वाला है, इस प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 5 लाख लीटर होगी, जिसे बढ़ाकर 10 लाख लीटर भी किया जाएगा। तो 10,000 परिवारों को रोजगार इस प्लांट से मिलने वाला। इसके अलावा कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण प्रधानमंत्री करने वाले हैं। बड़ा सा मंच लगाया गया, यहाँ पर एक बड़ी रैली भी होने वाली है जिसमें 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। 50,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं। अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश का चुनाव है और कहा यह जा रहा है कि उन्हीं तैयारियों का एक ये हिस्सा है और प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे पर लगातार आ रहे हैं। तो पूर्वांचल में दुग्ध क्रांति की शुरुआत के तहत आज का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। 2 तस्वीरें साथ ही आपको दिखाना चाहती हूं, जहां पर अमूल डेयरी, बनास डेयरी जिसे नाम दिया गया है, उसका प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, यहां पर उद्घाटन करेंगे। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का एक काशी दौरा। काशी वो जगह जो जानी जाती है मां गंगा के लिए, काशी विश्वनाथ के लिए, पान के लिए और बनारसी साड़ी के लिए, लेकिन उसके साथ ही अब पूर्वांचल के विकास के लिए भी बनारस जाना जाएगा, क्योंकि बनास डेयरी दुग्ध उत्पादकों के लिए जहां बड़ी खबर है, जहां बड़ी एक उपलब्धि होगी। साथ ही साथ उन तमाम लोगों को जो दूध के व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं कि उनकी कमाई का जरिया बेहतर तरीके से सामने आ पाए, उनके लिए ये कार्य बहुत अहम है, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री आज अपने इस कार्यक्रम में करेंगे। लगभग ये देखिए तस्वीरें देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स तैनात है यहाँ पर और ये तैनाती बताती है कि इस कार्यक्रम में किसी तरह की कोई चूक ना रह जाए, उसको पूरी तरह से बेहतर तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे, दुग्ध क्रांति की ओर बढ़ रहा है पूर्वांचल, लेकिन पूर्वांचल इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में कितना महत्वपूर्ण हो गया है? आज हमारे देश देखिए पूर्वांचल की जहां तक बात है तो पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अवध, इन तीनों क्षेत्रों पर बीजेपी की खास नजर है। उसकी वजह यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के बाद बीजेपी को इस तरह की रिपोर्ट मिली थी कि वहां थोड़ी नाराजगी है। तो अगर वहां नाराजगी अब भी है, किसानों के आंदोलन के बाद, कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी, तो उसकी भरपाई कहां से की जाएगी? उसकी भरपाई पूर्वांचल से की जाएगी, अवध क्षेत्र से की जाएगी और बुंदेलखंड से की जाएगी। और प्रधानमंत्री के दौरों पर अगर आप नजर रख रही हैं तो इन्हीं क्षेत्रों में ये दौरे हो रहे हैं। लगभग 1 दर्जन दौरे हुए हैं। तो कोशिश ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक रूप से घाटा या नुकसान होगा, उसकी भरपाई इन 3 जगहों से कर दी जाए। जहां तक यहाँ का सवाल है तो जो करखियाओं मोड़ है, एग्रो पार्क है, वहां पर कई एकड़ में जो बनास डेयरी का एक प्लांट यहाँ लगने वाला है। आप देखिए इस वक्त इसके अलावा 27 परियोजनाओं जिनका आपने जिक्र किया कि उनका लोकार्पण या उद्घाटन होने वाला है या फिर शिलान्यास होने वाला है। उसके अलावा आप यहाँ देखिए तो एक रैली भी है जिसमें लाखों लोगों को बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम लोग हैं, जिनसे प्रधानमंत्री मुखातिब होंगे और उनको ये दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि ये जो पूर्वांचल दूध क्रांति की ओर ये जो नारा है, ये सिर्फ नारा नहीं है, ये हकीकत में तब्दील होने वाला है। और जब ये प्लांट लग जाएगा यहाँ तो किस तरह से 10,000 परिवारों तक रोजगार जाएगा, उनके दूध को यहाँ पर लिया जाएगा, उचित दाम दिया जाएगा, उससे फिर आइसक्रीम से लेकर मट्ठा से लेकर के दही से लेकर के तमाम सबसे बड़ी बात यह है कि एक गाय पालने वाला, एक भैंस पालने वाला, उसकी सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि वो अपना दूध जो लगातार उसकी गाय भैंस दे रही है, वो कैसे उसका उपयोग कर सके, कैसे उसे आय का जरिया बना सके। और ऐसे में ये प्लांट बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री इस प्लांट की आधारशिला आज रखने जा रहे हैं और लगभग जो जानकारी है 30 एकड़ भूमि में ये पूरा फैला होगा और इससे हर दिन 5 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पीएम बनास डेयरी से लगभग 1,70,000 से ज्यादा दूध उत्पादकों के बैंक खातों में लगभग 35 करोड़ का बोनस डिजिटल रूप से भेजा जाएगा। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात वो ये कि पीएम वाराणसी में रामनगर के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ संयंत्र के लिए बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र की भी आधारशिला रखने वाले हैं। और ये तमाम तस्वीरें और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगभग ये कहा जा रहा है कि 12 बजे वो बनारस वाराणसी पहुंचेंगे और उसके बाद 12:40 पर वो यहाँ कार्यक्रम में आएंगे। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे बड़ी कवरेज।